गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पेज नंबर 58 है ये, और क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो 57 पेज नंबर पे था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये हो चुका है। अब हम आज लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है ए मास ऑफ 10 kg इज़ एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल। यानी कि एक टेबल है, पॉइंट ए निशानी है, वहाँ पर 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है। ये ए पॉइंट से मूव हो जाता है पॉइंट बी तक। अब अगर लाइन जॉइनिंग ए और बी हॉरिजॉन्टल है तो फिर बताइए, हॉरिजॉन्टल यानी कि जब टेबल है तो उसी पर ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है, ये मुमकिन सी बात है, हॉरिजॉन्टल ही होगा। यानी कि टेबल से एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक इस 10 kg के मास को, ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं। अब इसमें बताइए कि ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या असर है, क्या उसका कोई खिंचाव है, वो आंसर हमें एक्सप्लेन करना है। लेकिन जो फोर्स है, इस मास जो 10 kg का फोर्स है, ये सीधी सी बात है, वो टेबल पर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है। क्योंकि अगर उस मास को हम ऊंचा उठाएंगे तो हमें हाथ में लगेगा, हमारे पास वजन है। अगर हम टेबल पर ही उसको मूव कराते हैं तो वहाँ पर जो है फोर्स अप्लाइड उस तरफ से डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि हम अगर टेबल पर एक कोने से दूसरे कोने तक इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, टेबल पर ही धक्का दे देते हैं, हमें इजी हो जाता है। तो उस हिसाब से हमने धक्का टेबल पर ही दिया, तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर दिया, तो वहाँ पर तो वर्क डन होता है, वो हमारे फोर्स से होता है। लेकिन जो इसका अपना वेट है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका कोई असर इसमें नहीं है। क्योंकि अगर ये टेबल टूट जाता है, इसके वजन से टेबल टूट जाता है और वो वजन टेबल के बीच में जमीन पर गिरता है, तो तब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का अपना फोर्स है, तो तब उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। लेकिन चूंकि हम टेबल पर एक कोने से दूसरे कोने तक इसी ऑब्जेक्ट को चलाते हैं, तो उस हिसाब से उसमें वर्क डन नहीं होता, क्योंकि हम टेबल पर ही उस ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं। अगर वो टेबल टूट के ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता, तब डिस्प्लेसमेंट थी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, क्योंकि उसका फोर्स जो है वो वजन नीचे की तरफ है। लेकिन टेबल ना तो टूटा, ना ही वो पत्थर या ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 kg का था वो नीचे गिर गया। हमने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर दिया, लिहाजा वर्क डन इसमें ज़ीरो है। ठीक वैसे ही जैसे गधे पर उसके ऊपर वजन होता है और उसको चलाया जाता है आगे की तरफ, तो उसमें भी उस फोर्स का कोई असर नहीं होता। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो गधे के ऊपर सामान था वो अगर नीचे गिर जाता, तो फोर्स जहां से था वहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाती, तब वर्क डन था। लेकिन जबकि गधा चलता है वो वजन लेकर के, और वो नीचे भी नहीं गिरता, तो वो चलता तो है, अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन फिजिक्स में उसका वैल्यू नहीं है। इसी तरह टेबल को समझो गधा, ऑब्जेक्ट हमने मूव कर दिया, वो टेबल के ऊपर ही मूव कर दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ नहीं हुई। यानी कि जहां से फोर्स है अपना मास का 10 kg का, वो अगर टेबल नीचे गिर जाए, टेबल टूट जाए, मास नीचे गिर जाए, तब वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहां पर साफ लिखा है कि फोर्स तो अप्लाई होता है वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ। लिहाजा इसमें डिस्प्लेसमेंट जहां से फोर्स अप्लाई होता है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं गिरता है, देयरफॉर वर्क डन इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 6, the potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does this violate the laws of conservation of energy? Why? देखिए, एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिरता है उसका पोटेंशियल एनर्जी जाहिर सी बात है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन है PE इज इक्वल टू mgh, मास, ग्रेविटी और उसके बाद उसका हाइट। तो जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा
उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और जितना वो नीचे की तरफ आता जाएगा तो प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज भी हो जाती है उसकी एनर्जी। अब ये क्वेश्चन बनता है, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है? लेकिन नहीं, ये वायलेट नहीं करता, क्योंकि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, चेंज होता जाएगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा मूवमेंट की वजह से उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि जब ये ऊपर से गिरता है वहां पर mgh इसका बहुत ज्यादा है और ke 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन जब वो चीज ऊपर से छोड़ी गई, उसने मूव करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ गई तो 1/2 mv² खुद ब खुद बढ़ेगा। यही इसका आंसर है कि इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाती है जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है, तो उसकी वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही अमाउंट से इंक्रीज होती है जितनी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी जितनी ऊपर से गिरते गिरते पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। लिहाजा एनर्जी चेंज होगी फ्रॉम पोटेंशियल से काइनेटिक तक, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो जमीन पर ना आ जाए। जमीन पर आने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, तो वो उस हिसाब से वहां पर पड़ेगा, तो क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं होगी फिर। तो लिहाजा तब तक गिरने तक हमें बनाना है कि क्या ये वायलेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह जब ये पत्थर गिरने वाला होता है तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये गिरना शुरू कर दिया, इसको छोड़ दिया ऊपर से, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी उतना इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।